नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो ओपन लेटर के बारे में तो सबको ही सुना ही है। और कमेंट सेक्शन में काफी सारे चाइनीज जो है ओप्पो वीवो का जिक्र कर रहे थे कि ओप्पो वीवो के इंडिया को जो ट्रस्ट करने से बहुत सोच समझ के कदम लेना चाहिए चाइना को, क्योंकि जिस तरीके से ओप्पो और वीवो को इंडियन सरकार ने जो है सारे पैसे उनका हड़प लिया। तो बेसिकली मैंने भी रिप्लाई में कहा है कि अगर इंडिया में बैठ के इंडियन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जो है चाइना को लीक करेगा तो हालत तो ऐसा ही होगा। पहले तो है कि अपने खुद कायदे में रहोगे तो इंडिया भी तुम्हारे साथ कायदे में रहेगा, और यहाँ पे ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो वैसा ही हालत करेगा ओप्पो वीवो का जैसा हालत किया है। वैसे 1962 में जिस तरीके से तुमने धोखेबाजी की है तो उससे इंडिया को ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, इंडिया को ज्यादा सोच समझ के कदम लेना चाहिए। और जितना रिसोर्सेज, जितना जगह तुमने इंडिया से लूटा है उससे तो है, मतलब ये ओप्पो वीवो जो है उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। बट कह सकते हो कि एक स्वीट रिवेंज है इंडियन सरकार का तुम्हारे ओर से, और एक मैसेज, एक पैगाम है कि अगर इंडिया में रहना है तो कायदे से रहो। इंडिया के यहाँ पे रह के इन्वेस्टमेंट के नाम पे अगर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है चाइना को लीक किया जाएगा तो उसका हालत जो है वैसा ही करेंगे हम। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों का रिप्लाई भी किया है मैंने। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 各位观众朋友们，欢迎收看今日华尔街电视。 लेडीज एंड जेंटलमैन, वॉल स्ट्रीट टुडे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक सीक्रेट लेटर के बारे में बात करेंगे। ना कोई प्रेम पत्र, ना कोई माफी पत्र, बल्कि एक डिप्लोमेटिक पत्र जो दुनिया के मोस्ट सेंसिटिव ट्रायंगुलर रिलेशंस में भेजा गया। ये पत्र बीजिंग में चीन के नेता शी जिनपिंग का है। रिसिपिएंट भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अंत में इसे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने हस्ताक्षर किया। बाहरी तौर पर यह केवल एक डिप्लोमेटिक पत्र लगता है, लेकिन इसके पीछे चीन, अमेरिका और भारत के बीच एक स्ट्रेटेजिक खेल छुपा हुआ है। 背后却暗藏着中美印三方的战略博弈。故事的引爆点 स्टोरी का क्लाइमैक्स ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भारी शुल्कों के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को एक ऐसा रास्ता दिखा दिया जो उलटने वाला नहीं लगता। लेकिन किसने सोचा था कि वॉशिंगटन का दबाव बीजिंग और नई दिल्ली के लिए अवसर पैदा करेगा। तो आखिर इस रहस्यमय पत्र ने क्या बदल दिया? क्यों चीन भारत संबंधों की जमी हुई स्थिति अचानक पिघल गई? और इस डिप्लोमेटिक परीक्षा में असली विजेता कौन है, जिसे अक्सर ड्रैगन डांस कहा जाता है? इसे समझने के लिए हमें ट्रंप से शुरू करना होगा। 2025 की वसंत में ट्रंप ने भारतीय एक्सपोर्ट पर 50% तक के नए भारी टैरिफ्स लागू करते हुए एक नई टैरिफ्स की लहर शुरू की। इसका कारण क्या है? सरल है। भारत ने बहुत अधिक रूसी तेल खरीदा था। 印度买了太多俄罗斯石油。新德里一边摇头一边苦笑。老朋友 नई दिल्ली हंसते हुए सिर हिला रहा है। ओल्ड फ्रेंड, अमेरिकी अचानक इतने लापरवाह कैसे हो गए? देखिए, पिछले कुछ दशकों में अमेरिका ने भारत को चीन को संतुलित करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका चाहता था कि भारत को मॉस्को के संतुलन के लिए अपने करीब लाया जाए। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका का लक्ष्य था कि भारत को बीजिंग के संतुलन के लिए जोड़ें, लेकिन ट्रंप ने इस दिशा को उलट दिया और भारत को एक प्रतिद्वंदी बना दिया। इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन की सीनियर स्कॉलर एशली ट्रिस ने कहा कि ट्रंप असाधारण है क्योंकि उन्होंने भारत को चीन के करीब धकेल दिया। तभी बीजिंग ने अवसर को भांपते हुए एक पत्र भेजा, शी जिनपिंग का रहस्यमय पत्र। 这封信不是公开的政治声明， यह लेटर कोई पब्लिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक निजी डिप्लोमेटिक मूव है जिसमें सावधानी पूर्वक परख शामिल है। शी जिनपिंग ने भारतीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा, यह चिंता व्यक्त करते हुए कि अगर भारत और अमेरिका किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो इससे चीन के हितों को नुकसान होगा। यह नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजिंग के प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रोविंशियल ऑफिशियल को भी नामित किया। यह पत्र अंततः मोदी के डेस्क तक पहुंच गया। राजनीतिक समझ रखने वाले नेता के लिए यह एक स्पष्ट संकेत है। बीजिंग डायलॉग चाहता है, मेल मिलाप चाहता है और संघर्ष की घाटी से सहयोग की ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है। ड्रैगन और एलिफेंट के बीच ऐतिहासिक दांव। 龙象之间的历史伤痕。 हालांकि जब चीन भारत संबंधों की बात आती है तो एक मुद्दा जो हमेशा अनदेखा नहीं किया जा सकता वह है सीमा विवाद। 1914 के हिमालय समझौते के बाद से चीन भारत सीमा हमेशा जियोपॉलिटिकल घाव रही है।
1962 का चीन भारत वॉर दोनों देशों के दिलों में दशकों पुरानी जटिलता छोड़ गया। 1917 की झड़प के दौरान भारतीय सैनिक सीधे आगे बढ़े ताकि चीन को सड़क बनाने से रोका जा सके। 2020 में गालवान घाटी में संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई। मीडिया ने इन झड़पों को ड्रैगन डांस का लोहे खून वाला वर्जन कहा है। बाहरी तौर पर यह केवल एक आम टकराव लगता है, असल में ये एशिया की दो मेजर सिविलाइजेशनल पावर्स के बीच एक स्ट्रेटेजिक टकराव है। हालांकि अब इस ड्रैगन डांस में नई रिदम है। 然而，如今这场龙象之舞有了新的旋律。 यह फिस्ट टू फिस्ट की लड़ाई नहीं है, बल्कि ड्रैगन एलिफेंट का नृत्य है। बीजिंग का सुझाव है कि दोनों देशों को एक सुंदर जोड़ नृत्य करना चाहिए, बजाय एक दूसरे के पैरों पर कदम रखने के। मोदी ऐसा क्यों करेंगे? एक और इंडियन इकोनॉमी गिरने के कगार पर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 25% जीडीपी का लक्ष्य पाने के लिए मोदी को फॉरेन कैपिटल, तकनीक और सप्लाई चेन का समर्थन चाहिए। अमेरिकी टैरिफ भारत को कठिन स्थिति में डाल रहे हैं। दूसरी ओर भारत की जनसंख्या एक मजबूत कार्ड है। 1 अरब 4 करोड़ लोग और यंग मिडिल क्लास अगर चीन की मैन्युफैक्चरिंग चेन से जुड़ते हैं तो बहुत बड़ी संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण, मोदी जानते हैं कि उन्हें डिप्लोमेटिक स्टेज पर साबित करना होगा कि वे केवल अमेरिका का प्यादा नहीं हैं। ट्रंप की आक्रामक चालों के बाद मोदी को एक नया रास्ता चाहिए। 一顿操作猛如虎之后，莫迪需要一条新的出路。 तो जब शी जिनपिंग ने पत्र भेजा तो मोदी का जवाब था, कोशिश करने लायक है। ड्रैगन डांस के पीछे की इकोनॉमिक लॉजिक स्पष्ट है। बीजिंग के अपने गणित हैं। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, घरेलू मांग कमजोर है, ठहराव है और अधिक उत्पादन हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, प्रोडक्शन लाइंस सब हैं, लेकिन खरीदार कम हैं। भारत हालांकि एक आइडियल एक्सपोर्ट मार्केट और साझेदार है। इसकी युवा आबादी, बड़ी ऊर्जा मांग और एम्बिशियस इंडस्ट्रियल प्लान्स बीजिंग को अवसर देती है। ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट्स का अनुमान है कि अगर अमेरिकी टैरिफ जारी रहते हैं तो भारत का अमेरिका को निर्यात 60% तक घट सकता है और जीडीपी में लगभग 1% का नुकसान होगा। इस स्थिति में चीन भारत इकोनॉमिक कोऑपरेशन न केवल संभव है बल्कि अनिवार्य है। जियोपॉलिटिक्स के कारण हालांकि ड्रैगन डांस में बाधाएं भी हैं। पहला बड़ा रोड़ा पाकिस्तान है। बीजिंग और इस्लामाबाद के मजबूत गठबंधन ने हमेशा भारत के लिए चिंता पैदा की है। 北京与伊斯兰堡的铁哥们关系让新德里始终疑心重重。 इस साल अप्रैल में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की एक स्टडी रिपोर्ट ने बताया कि चीन ने पाकिस्तान को हवाई सुरक्षा और सैटेलाइट समर्थन प्रदान किया है। भारत पूरी तरह से कैसे निश्चिंत रह सकता है? दूसरा मुख्य मुद्दा तिब्बत है। दलाई लामा से जुड़े तिब्बती सरकार के मुद्दे बीजिंग के लिए हमेशा सेंसिटिव रहे हैं। कौन जिम्मेदारी संभालेगा? क्या इसे बीजिंग द्वारा मान्यता दी जा सकती है? इसके पीछे केवल धर्म नहीं बल्कि सॉवरेंटी और लेजिटिमेसी भी है। तीसरा मुख्य मुद्दा है सीमा राष्ट्रवाद। जब भी भारत गालवान घाटी का जिक्र करता है, जनता और मीडिया की भावनाएं तुरंत उभर आती हैं और चीनी सेना सीमा मुद्दों पर पीछे नहीं हटती। इसीलिए चीन और भारत के बीच हर कदम सावधानी से उठाना चाहिए। अगर बहुत तेज बढ़े तो एक दूसरे के पैरों पर कदम पड़ सकता है। अगर बहुत धीमे बढ़े तो बाहरी ताकतें मुश्किल पैदा कर सकती हैं। बाहरी ताकतों की बात करें तो अमेरिका का जिक्र करना जरूरी है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका अपने विरोधियों को रोकने के लिए चीन अमेरिका ट्रायंगल पर भरोसा करता था। अब ऐसा लगता है कि एक नया ट्रायंगल बन रहा है, चीन, अमेरिका और भारत। 但这次不同的是，美国自己把印度推了出去。特朗普的关税 लेकिन इस बार फर्क ये है कि अमेरिका ने खुद भारत को दूर कर दिया। ट्रंप की टैरिफ नीति ने बीजिंग और नई दिल्ली को एक कॉमन ग्राउंड खोजने पर मजबूर किया। दोनों ही देशों पर वॉशिंगटन की एक तरफा नीतियों का असर पड़ा। इसने एक सूक्ष्म स्थिति बनाई। ये अमेरिका होना चाहिए था जो भारत को चीन के खिलाफ खींचे, लेकिन अब ये चीन है जो भारत को अमेरिका से दूर खींच रहा है। ये विषय एक तरह से डार्क आयरनी है। अंत में ये भविष्य का नृत्य है। तो ये भविष्य का ड्रैगन डांस कितने समय तक जारी रह सकता है? एक और इकोनॉमिक लॉजिक इरिजिस्टिबल है। बीजिंग को बाजार की जरूरत है और नई दिल्ली को निवेश की। दूसरी ओर जियोपॉलिटिक्स अभी भी मायने रखती है। जैसा कि एनालिस्ट जेम्स चेन ने कहा, चीन भारत संबंध निस्संदेह पॉजिटिव ट्रैक पर है, लेकिन यह रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरे शब्दों में, यह नृत्य मास्टरपीस नहीं है। यह अधिक एक ऐसा गीत है जो कभी नजदीक कभी दूर है और जिसमें खतरे का एहसास भी है। बीजिंग के लिए यह एक तरह का बफर भी है। 并不是华尔兹的轻快，而更像探戈，时而贴近，时而分开，甚至带着一丝危险感。 नई दिल्ली के लिए यह एक आर्थिक परीक्षा है। वॉशिंगटन के लिए यह एक वास्तविकता है जो मजाक और आश्चर्य दोनों है। ट्रंप के टैरिफ बढ़ाव ने न केवल बीजिंग को तोड़ा नहीं, बल्कि चीन भारत के कोऑपरेशन की रिदम को खोजने में भी मदद की। 打垮北京，反倒让中印找到了节奏。
इस प्रकार यह ड्रैगन डांस शायद अभी शुरू ही हुआ है। 刚刚开始。 सबसे पहले सुशोयू ने लिखा है कि मोदी फेयर ट्रेड का समर्थन करते हैं, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि एंड फेयर बॉर्डर्स एज वेल, एक के बिना दूसरा नहीं होगा, ये जान लेना। उसके बाद लीदेंग मिंग ने लिखा है कि गिव रेयर अर्थ्स टू अ स्मॉल स्केल शॉर्ट टर्म प्रोग्राम टू टेस्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लोग ऑलरेडी अपने रेयर अर्थ्स की जो रिजर्व्स है उसको लेके काफी प्राउड फील करते हैं, या फिर उसको लेके दूसरे देशों को ब्लैकमेल तक की करने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको मतलब उनकी बाप की माल है ऐसा समझते हैं। तो इंडिया को बहुत जल्द से जरूरत है या तो इस विषय में, इस मामले में आत्मनिर्भर बनने की, या फिर किसी ऐसे देश से रेयर अर्थ की सप्लाई लेने की जिसके साथ ओवरऑल रिलेशनशिप काफी स्टेबल हो और फ्रेंडली हो और स्टेबल हो। चाइना जैसे देश के साथ तो रेयर अर्थ के साथ, रेयर अर्थ मटेरियल के लिए हमें बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद वंडरपस फोटोजेनिक्स ने लिखा है कि चीन और भारत को संबंधों में सुधार करते समय अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। सुधार जरूरी है, लेकिन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात नियंत्रण में डील नहीं दी जानी चाहिए। भारत निस्संदेह यह रणनीति अपनाएगा कि रूस से भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस खरीदे और उसे अन्य देशों को रीसेलिंग कर दे। उसके बाद HTC2W2 ने लिखा है कि भारत की दिलचस्पी सिर्फ विदेशों में फायदा उठाने में है। यह एक एक कदम बढ़ा रहा है और सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत यहाँ ज्यादा ठीक बैठती है। उसके बाद लांजेस सिया ने लिखा है कि चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, इसीलिए उसके पास पड़ोसियों को खुश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारत जैसा घमंडी देश देर सवेर अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि लगता है तू यूएस के जूते चाटने वाला कोई ताइवानीज है। तो सबसे पहले तो तू अगर यूएसए का साथ दे रहा है, यूएसए को सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट देश जो है उसको तू सपोर्ट कर रहा है, मिलियंस ऑफ लोगों की मौत को तू सपोर्ट कर रहा है। तो तू पनिशमेंट और रेट्रीब्यूशन के बारे में तो बात ही मत कर। इन्होंने लिखा था, अगर इंग्लिश पढ़ूँ तो, सूनर और लेटर इंडिया विल फेस रिट्रीब्यूशन, मतलब इंडिया को पनिशमेंट मिलेगा उसके क्राइम के लिए। तो भाई यूएस को तू अगर सपोर्ट कर रहा है तो उससे बड़ा तो क्राइम है नहीं। तो दूसरों के क्राइम, दूसरों के पनिशमेंट से पहले सबसे पहले तो तुझे ही पनिशमेंट मिलेगा, ये जान ले। उसके बाद पोसाइडॉन ने लिखा है कि स्थिति काफी जल्दी गर्म हो गई है। चीन ने पहले ही चीन भारत सीमा पर रियायतें दे दी हैं। अब जो क्षेत्र जिस पक्ष के कब्जे में है वही उसका माना जा रहा है, जबकि पहले चीन दावा करता था कि पूरा इलाका उसका है। यह बदलाव स्वाभाविक रूप से अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25% दंडात्मक टैरिफ का नतीजा है, जिसने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को काफी नाराज किया है। लेकिन यह मायने नहीं रखता। भारत हमेशा दोनों तरफ से फायदा लेने की कोशिश करता है और कभी घाटे में नहीं रहता। भले ही चीन और भारत के संबंध काफी नजदीकी हो जाए और वे अमेरिका को दूर कर दें, न तो इससे अमेरिका पर कोई असर पड़ेगा, न ही चीन को कोई बड़ा फायदा होगा। आखिरकार भारत विदेशी निवेश का कब्रिस्तान है। भारत में निवेश करने वाली अधिकांश अमेरिकी कंपनियां घाटे में चली जाती हैं और जो अब तक बंद नहीं हुई हैं वे भी घाटे की कगार पर हैं। चीन के साथ भी यही स्थिति है। अगर आप भारत में पैसा कमाकर बाहर भेजना चाहें तो आपराधिक मुकदमे झेलने के लिए तैयार रहना होगा। जैसा कि चीनी इंटरनेट पर कहा जाता है, भारत में पैसा कमाओ, भारत में ही खर्च करो, घर वापस एक पैसे की उम्मीद भी मत करो। क्या यह साफ नहीं है कि शाओमी पर कैसे जुर्माना लगाया गया था? इंडो पैसिफिक रणनीति का मकसद शुरू में भारत को लुभाकर चीन का संतुलन बिगाड़ना था, लेकिन बाद में अमेरिका को समझ आ गया कि चाहे जितने भी प्रलोभन दिए जाए कोई परिणाम नहीं मिलेगा। ट्रंप तो पहले ही भारत से उम्मीद छोड़ चुके हैं। उसके बाद शिंग बाओ किलियू जान ने लिखा है कि दोनों ही गोबर पीना पसंद करते हैं, इसलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि उनकी आपस में पड़ जाती है। तो देख रहे हैं कि शायद चाइना इनको जो इन्वेट करने की बात करता है, एक किसी हद तक दे डिजर्व दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में देखिए, ताइवानीज जैसे ही चाइना के साथ थोड़ा रिलेशन इंप्रूव करने की बात चल रही है, इसी से उसके जो किस तरीके के कमेंट्स ये लोग कर रहे हैं। तो अगर ये सिविलाइज्ड सो कॉल्ड लोग होते या फिर थोड़ी सी भी इमोशन होता तो ये लोग सिर्फ एक ही स्टेप अगर इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं उससे ही इस तरीके का रिएक्शन नहीं होता। तो मुझे तो लगता है कि इंडिया को चाइना से सौदा करना चाहिए कि तिबेट हमें दे दो, बदले में ताइवान खुलेआम लोगों के सामने दिन दहाड़े ले लो, क्योंकि ये लोग यही डिजर्व करते हैं।
उसके बाद अलेजारो ने लिखा है कि वे इतने भोले कैसे हो सकते हैं। भारत ने कितनी बार मुख्य भूमि चीन की कंपनियों को बेवकूफ बनाया है। अगर भारत सचमुच ईमानदार है तो उसे सबसे पहले ओप्पो और अन्य चीनी कंपनियों से लूटा गया पैसा लौटाना चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि 1962 में जितना तुम लोगों ने फूल किया है और जितना पैसा लूटा था उसका सिर्फ बदला है ये। अगर तुम्हारी सरकार हमारे साथ कायदे में रहेगी तभी तुम्हारी कंपनी जो है हमारे देश में कायदे में रह पाएंगे। उसके बाद रॉजर ने लिखा है कि पाकिस्तान अमेरिका से मिलता है, भारत चीन से मिलता है, पूरा मामला गड़बड़ झाला है। उसके बाद 102 NBL ने लिखा है कि एक दूसरे की मदद करना संसार की सबसे बड़ी खुशी है। करीबी रिश्तेदार भी कभी कभी दूर के रिश्तेदार से बदतर साबित होते हैं। उसके बाद डिलोन किंग ने लिखा है कि भारत में सट्टा लगा रहे हैं, बड़ी बात है। उसके बाद जेकायू ने लिखा है कि चीन द्वारा उपलब्ध कराए गए वेपन्स सिस्टम्स के रहस्यों को जानने का अपॉर्चुनिटी लेना है। उसके बाद स्वॉट 319 ने लिखा है कि कुछ लोग अमेरिका के लिए आवाज उठा रहे हैं लेकिन चीन और रूस के लिए कोई नहीं। चीन भारत संबंध ज्यादा लंबे समय तक टिके नहीं हैं और इनमें हमेशा खामियां रहती हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है। उसके बाद एनमिंगजंग ने लिखा है कि हम साथ में पैसा कमाते हैं और अगर लड़ेंगे भी तो आखिर तक लड़ेंगे। उसके बाद रिचिंग हुआंग ने लिखा है कि ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले शब्दों ने मुझे शर्म से झुका दिया। जिस देश में आत्मनिर्णय की भावना ना हो उसके भविष्य की उम्मीद भी बहुत कम होती है। उसके बाद मुइचू ने लिखा है कि भारत से गलती हो गई, उसे अपने सामान कनाडा या सिंगापुर को बेचने चाहिए थे क्योंकि इन दोनों देशों में भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। उसके बाद यान हुआंग ने लिखा है कि मैं कुछ इंडियन गुड ऑयल खरीदूंगा। उसके बाद हेलेन चोंग ने लिखा है कि जब एक ही परिवार में टकराव हो सकते हैं तो दो देशों में होना स्वाभाविक है। अगर चीन, भारत और रूस के बीच मतभेद हैं तो उन्हें सुलझा लेना चाहिए। पड़ोसी होने के नाते चीन, रूस और भारत को अपने मतभेद भुलाकर आपसी संघर्ष और समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उसके बाद एक्सक्यूरियस ने लिखा है कि मोदी अमर हैं, उनकी शक्ति बाउंड